हेलो। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड स्टडी 2.0 में। तो क्वेश्चन बना था दोस्तों आपका, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो दोस्तों आंसर के साथ हाजिर है। देखिए फ्रेंड्स, द्विवेदी युग का जो काल था दोस्तों 1900 ईस्वी से तक का जो काल था उसे द्विवेदी युग का काल कहा गया था। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी वो क्या थी। एक थी समन्वयवादी स्वर। समन्वयवादी स्वर क्या होते हैं आइए देखते हैं। द्विवेदी युग की कवियों में समन्वयवादी स्वर सर्वाधिक मुखरित हुए थे। इस समय राष्ट्रीय चेतना परिपक्वावस्था में पहुंच गई थी। उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगा था। तो कहने का मकसद क्या कह रहा है दोस्तों कि जो कवियों की समन्वयवादी स्वर रहते हैं वो सर्वाधिक मुखरित हुए थे। किस काल में? द्विवेदी युग काल में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी से पहले के जो काल था या 1900 ईस्वी तक का जो काल था उसे द्विवेदी युग का काल कहा गया था। इस समय राष्ट्रीय चेतना परिपक्व अवस्था में पहुंच गई थी और उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ने लगा था। इतना भी लिखेंगे तो चलेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 800 वर्ड होने चाहिए। पर आप हर बार तो हेडलाइन याद उतने नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो 4 या 10, 4, 5, 6 इतने भी करते हैं तो चलेगा। क्लियर है। साथ ही पुराने पड़ रहे रीति रिवाज, रूढ़ियों आदि के विरुद्ध विद्रोह की भावना उठने लगी थी। तो समन्वयवादी स्वर क्या होते हैं कि इसमें जो भी रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ आदि, इनके विरुद्ध भावना उठ रहे थे, इसे भी कह सकते हैं। दूसरा था स्वैच्छिकता। द्विवेदी युग के कवि मात्र मनोरंजन करने के लिए कविता नहीं करते थे। इसे कहते हैं स्वैच्छिकता, यानी कि इसको सिर्फ मनोरंजन के लिए कविता नहीं लिखी जाती थी, वरन उनका कविता कर्म, राष्ट्रोत्थान, समाज उद्धार आदि के लिए होता था। एक बात देखने को मिली है दोस्तों कि द्विवेदी युग में जो भी कविताएं लिखी गई थी उसका कुछ ना कुछ संबंध हमारे समाज से रहा था, या जो भी कर्म, राष्ट्रोत्थान, समाज उद्धार था उससे रहा था। तो आप दो लिख सकते हैं। विचार करें तो पाते हैं कि प्रत्येक कलाकृति की रचना के मूल में कीर्तिकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित है। क्लियर है। अगला था दोस्तों, बिना उद्देश्य की रचना की सार्थकता समझ पाना कठिन ही है। कवि हो या कलाकार या साहित्यकार, वे सोच्यता की सृजन में प्रवृत्त होते हैं। क्लियर है। सोच्यता का मतलब है कि उन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं दोस्तों वो किसी न किसी उद्देश्य से लिखी हैं, उनका खाली नाटक से संबंधित कविताएं नहीं रहती थी। अगला है पुनरुत्थान की भावना। पुनरुत्थान का अर्थ होता है प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए एवं प्राचीन रूढ़ियों से अपने को मुक्त करते हुए प्रगति के पथ की ओर कदम बढ़ाने की प्रवृत्ति। तो ये कहता था कि मतलब जो भी द्विवेदी युग था दोस्तों ये हमें प्रकृति की ओर ले जाने का मकसद करता था। तो ये इनकी एक प्रवृत्ति थी। कहने का मकसद है दोस्तों, पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है कि गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए प्राचीन रूढ़ियों को अपने को मुक्त करते हुए प्रगति के पथ की ओर कदम बढ़ाने की प्रवृत्ति। वैसे तो पुनरुत्थानवाद युग की ही देन है। यह प्रवृत्ति अंत तक उनकी काव्यधारा के साथ बहती रहती है तथा अन्य प्रवृत्तियों का समावेश उनमें होता गया। किसमें? पुनरुत्थान की भावना में। पुनरुत्थान का मतलब है दोस्तों हमें जो प्राचीन व्यवस्था है उससे हटकर कुछ अलग अपनी प्रगति की राह में चलना। तो ये भी द्विवेदी युग में देखने को मिला। अब क्या कह रहा है? गुप्त जी ने सदैव अपने देश और जाति के गौरवमय अतीत को ही जिज्ञासा की दृष्टि से देखा। सबसे पहली रचना में युवक मैथिली शरण का उत्साह और वीरता की भावना का परिचय मिलता है। अगला है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण आप अपने मन से भी लिख सकते हैं दोस्तों, खाली हेडलाइन याद होनी चाहिए आपको। अभी तक काव्य में हिंदू भावनाओं को वाणी मिलती थी, तभी तो रामकृष्ण एवं कविताएं प्रचुर परिणाम में हुई थी। क्या मिलती थी? हिंदू भावनाओं को वाणी मिली थी। कुछ भी बात करें दोस्तों, राम कृष्ण पर कविताएं जो हैं प्रचुर परिणाम पर मिलती हैं, यानी कि ऐसा हुआ था उस काल में देखने को ये भी मिलता है। समय की मांग को देखते हुए धर्म के ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना उचित समझा गया। तो मानवतावादी दृष्टिकोण भी देखने को मिला था दोस्तों। मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि इस काल में जो भी हमारी रामायण लिखी गई थी या जो भी कृष्ण से संबंधित कविताएं लिखी दी थी वो पुरानी सच थी दोस्तों। क्लियर है। तभी हम इतना जान पाए हैं उनके बारे में। अगला है
सांस्कृतिक स्वरों की मुखरता। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, अब तक कविता में धर्म प्रमुख था, परंतु अब धर्म को मानव धर्म के रूप में देखने की शुरुआत की गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृति का बाना पहचाना गया। क्लियर है दोस्तों। सांस्कृतिकता स्वर की मुखरता क्या होती है कि अलग अलग धर्म के अलग अलग स्वर देखने को मिले हैं, तो उस समय ये देखने को नहीं मिला था। स्वरों की मुखरता देखने को उस समय नहीं मिली थी। संस्कृति मानव के आदिम बर्बर रूप को सुधारती है। इस युग के काव्य में पशु प्रवृत्तियों को दूर करके मानव को संस्कारी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था। इसका मतलब है सांस्कृतिक स्वरों की मुखरता। अगला देखते हैं दोस्तों, बौद्धिकता का प्राधान्य। द्विवेदी युग के कवि भावनाओं में बह जाने वाले प्राणी नहीं रह गए थे, जबकि भारतेंदु युग के कवियों में यह भावुकता की प्रवृत्ति प्रधान दिख रही थी। किसमें? बौद्धिकता का प्राधान्य, यानी कि इनकी जो थी दोस्तों, ये भावनाओं में कभी भी बहकते नहीं थे। क्लियर। अगला क्या है? कर्मवाद का संदेश। द्विवेदी युगीन कवियों की भारतीय समाज को सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने भाग्यवाद कस चुंगुल में फंसे देशवासियों को कर्मठ बनने की प्रेरणा दी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम की अकर्मण्य बनाने की निवृत्तिवादी विचारधारा को भारतीयों को दिनहीन बनाकर दुर्दशा में पहुंचा दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर पेपर में आप लिखते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे तो उसको काम, अगर इस हेडलाइन को आप मतलब कोई भी एक हेडलाइन के अनुसार लिखें तो आपकी थोड़ी लिखने की कला और बेहतर हो जाती है, जिससे एग्जामिनर जो होता है दोस्तों, कॉपी चेक करने वाला, उसके आपके कॉपी पर कुछ अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो जिससे भी आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ कर्मवाद का संदेश का मतलब लिख सकते हैं उसमें कि कर्मवाद का संदेश में क्या है कि उन्होंने दोस्तों अपनी जो भी देशवासी फंसे थे उनको कर्मठ बनाने की प्रेरणा दी थी। अगला देखने को क्या मिलता है दोस्तों, 8वां, नारी के प्रति सम्मान की भावना। ये दोस्तों मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि किस काल में देखने को मिला था, तो नारी के प्रति सम्मान उसमें भी बताया था। द्विवेदी युग में कवि नारी के संबंध में उस भारतीय मान्यता को भी नहीं मानते जो नारी को शील, विनम्रता आदि के आवरण में पुरुष का गुलाम बना देती है, बल्कि वो तो उस भारतीय मान्यता के समर्थक हैं जो नारी की पूजा करना सिखाती हैं और बताती हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण। अब तक हिंदी काव्य में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण का अभाव था। प्रकृति का चित्रण मात्र उद्दीपन रूप में होता था। यहाँ तक कि भारतेंदु युग में भी प्रकृति चित्रण के कुछ स्वतंत्र चित्रों के अतिरिक्त परंपरागत रूप को ही अपनाया गया था। क्लियर है। 10वां देखते हैं दोस्तों, प्रबंध रचना और इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति। यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, रीतिकाल और भारतेंदु युग के कवियों में द्विवेदी युग के कवि प्रबंध काव्यों की रचना में विशेष प्रवृत्त थे। गुप्त जी ने जयद्रथ वध, सिद्धराज, यशोधरा, कुलाण गीत, सांकेत, जय भारत आदि काव्यों की रचना की। सभी काव्यों के रूपों का प्रयोग। अब देखिए दोस्तों, द्विवेदी युग में क्या हुआ था कि सभी काव्यों के रूपों का प्रयोग किया गया था। काव्य रूपों की दृष्टि से यह काल पर्याप्त समृद्ध था। इस युग में प्रबंध काव्य, खंड काव्य और प्रकृति मुक्तों की रचना हुई। अगला देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली की प्राण प्रतिष्ठा। अब खड़ी बोली क्या होती है, देखिए दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य क्षेत्र में पदार्पण के समय इस गद्य की भाषा तो खड़ी बोली बन चुकी थी, पर पद्य की भाषा दोस्तों ब्रिज भाषा में ही रह चुकी थी। यही कारण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो धलधले से खड़ी बोली का प्रयोग किया, परंतु पद्य में वही पुरानी परंपरा विहीन ब्रिज भाषा को रहने दिया। न केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र वरन उस युग के हर साहित्यकार यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, जब इस विचरित स्थिति को ही गद्य और पद्य को अलग अलग भाषाओं में रचा जाए। आचार्य द्विवेदी ने गहराई में साझा समय की मांग को समझते बूझते हुए उन्होंने गद्य की भाषा यानी खड़ी बोली में ही पद्य की रचना हो, इस दशा में अनर्थक प्रयास करते हुए शुरू किए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। आइए जानते हैं दोस्तों, एक बार और चित्रण करते हैं इनका। ये 12 प्रवृत्तियां जो भी थी दोस्तों, इनका एक बार और पुनः एक बार वर्णन किया जाएगा, तो आप बने रहें दोस्तों। पहले दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, फर्स्ट में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो उस अनुसार आप क्या करेंगे कि भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उनका विस्तृत
प्रांगण जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। तो भारतेंदु युग के पहले का काल है द्विवेदी युग। क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये कब का काल है, 1900 ईस्वी तक का काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद दोस्तों भारतेंदु युग लग गया, आप जान सकते हैं। क्लियर। अब देखिए दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। तो समायोजी क्या है 1893 से 1918। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से रखा है। समयावधि क्या है 1900 से 1918। कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों 1918 ले जा रहा है, यानी कि 19वीं ईस्वी तक है। क्लियर दोस्तों। आप देखते हैं इसकी प्रवृत्तियां क्या है। तो फ्रेंड्स द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां एक बार और देख रहे हैं दोस्तों, तो बने रहें चैनल के साथ। द्विवेदी युग में कवियों को समन्वयवादी स्वर सर्वाधिक मुखरित हुए। इस समय राष्ट्रीय चेतना परिपक्व अवस्था में पहुंच गई और उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ने लगा। आगे को आप अपने अनुसार लिख सकते हैं दोस्तों कि इसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ा, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों कि मतलब जिससे रिलेटेड, यानी कि आपको हेडलाइन पता है कि समन्वयवादी स्वर है इसका हेडलाइन, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों समन्वयवादी स्वर का मतलब एक स्वर के साथ दोस्तों उसका प्रभाव जो अपनी आवाज़ के साथ समाज पर पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला ऐसा कोई स्वर पहुंचा दो, उसका नाम होता है समन्वयवादी स्वर। अगला है स्वच्छता। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कवि मनोरंजन के लिए कविता नहीं बना रहे थे, ये बना रहे थे दोस्तों कि जो समाज में हुआ, यानी कि जो कर्म, राष्ट्रोत्थान, समाज उद्धार आदि के लिए हुआ, उन चीज़ों के बारे में ये स्वर थे दोस्तों। ये कविताएं थी स्वच्छता के लिए। और देखिए दोस्तों पुनरुत्थान की भावना, पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो है दोस्तों पुनरुत्थान का कि अपने मुक्त करते हुए, अपने को मुक्त करते हुए प्रगति के पथ की ओर कदम की प्रवृत्ति बनाना ही पुनरुत्थान होता है, यानी कि अपने को अपडेट करना कह सकते हैं इस भाषा में। ठीक है। अगला क्या था मानवतावादी दृष्टिकोण। अभी तक काव्य में हिंदू भावनाओं को वाणी मिलती थी, तभी तो रामकृष्ण पर कविताएं प्रचुर बदनाम में हुई थी। समय की मांग को देखते हुए धर्म से ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना उचित समझा गया। इसका मतलब है दोस्तों मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब है कि जो भी हमारे दोस्तों अभी तक हिंदू भावनाओं की वाणी मिलनी थी। क्लियर दोस्तों। जैसे राम कृष्ण इनके अनुसार मिलती थी वाणी, तो अब दोस्तों ये बदल रहा था कि ये दृष्टिकोण आप अपनाना उचित लगने लगा। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों देखिए सांस्कृतिक स्वरों की मुखरता सेम है दोस्तों मानवतावादी दृष्टिकोण में। इसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण यानी कि हिंदू स्वरों भावनाओं से अनुसार अलग भी कोई भाषा आए। क्लियर। तो इसके बाद दोस्तों इसमें सांस्कृतिक स्वरों की मुखरता में दोस्तों दूसरे शब्दों में कहे तो संस्कृति का बना पहचाना गया। तो मतलब अलग अलग प्रकार की संस्कृति आने लगी। छठा रहा था दोस्तों बौद्धिकता का प्रधानता। बौद्धिकता का अर्थ क्या होता है कि कभी भावनाओं में बहने वाले नहीं होते थे दोस्तों इस युग में, द्विवेदी युग में। लेकिन जैसे आप भारतेंद्र युग कहें तो आप हमें पता है कि इसमें भावनाओं में बह जाते थे कभी। अगला है दोस्तों कर्मवाद का संदेश। कर्मवाद का संदेश का मतलब होता है दोस्तों कि उन्हें अपनी भाग्य यानी कि जो चंगुल में फंसे थे उनको कर्मवाद यानी कि इतना संघर्ष दिला दो या इतना मोटिवेशन दिला दो उनको कि वो वहां पर कर्मठ बनने की प्रेरणा दी। क्लियर। अगला था दोस्तों आपका 8वां नारी के प्रति सम्मान। तो नारी के प्रति सम्मान मैंने बताया भी था दोस्तों, इसमें भी बता दिया था। 9वां था आपका प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण, कि इसमें प्रकृति के बारे में खूब बताया गया था, ये बताया है दोस्तों इसमें। अगला था प्रबंध रचना एवं इतिवृत्तता की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसमें क्या था रीतिकाल और भारतेंदु युग में कवियों को द्विवेदी युग के कवि प्रबंध काव्यों की रचना के विशेष प्रवृत्ति हुए। गुप्तदी, सिद्धार्थ, यशोधरा, कुलाण, गीत, सांकेत, जय भारत आदि काव्यों की रचना की। यानी कि इसमें दोस्तों अलग अलग भाषाओं की काव्य रचना भी मिली है। सभी काव्यों के रूपों का प्रयोग अभी बताया गया दोस्तों, सभी काव्यों के रूपों का प्रयोग किया गया था। खड़ी बोली दोस्तों इसमें खड़ी बोली को दोस्तों प्रधानता मिली, जबकि जो पद्य गद्य की भाषा खड़ी बोली को प्रधानता मिली, लेकिन पद्य की दोस्तों ब्रिज भाषा ही रह गई। क्लियर है। ये छंदों के अभिनव प्रयोग में आपको बताया था दोस्तों, छंदों का प्रयोग हुआ था इसमें कि संस्कृत, मराठी, उर्दू, बंगला अनेक छंदों का प्रयोग किया गया था।
क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो उस समय के लिए जय हिंद जय भारत।